हाय एवरीवन, स्वागत है सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे। आई एम पलक रखियानी, योर इंग्लिश एजुकेटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश पोएम नंबर 8 के ग्रामर सेक्शन की। पोएम का नाम है अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर। इस पोएम का यानी कविता का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में, तो आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट लिंक दी होगी। जब आप उस लिंक को खोलेंगे तो आपको पिछले जितने भी वीडियोस हैं पोएम्स के, चैप्टर्स के, सभी आपको मिल जाएंगे। तो उस पोएम को अच्छे से पढ़िए, लाइन टू लाइन पलक मैम ने दिया है एक्सप्लेनेशन। अब ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है पहले बता देती हूँ। भाई एग्जाम में आपको आते हैं मिक्स्ड क्वेश्चंस, जिसमें ग्रामर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कभी आते हैं स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, वर्ड मीनिंग से। तो बच्चे पूछते हैं मैम ये पढ़ना कहाँ से। भाई सब तुम्हारी बुक्स में दिया गया है, ज़रूरत है तो इस ग्रामर सेक्शन को सॉल्व करने की। तो आपकी जो बुक्स हैं पैनोरमा 1, उसमें जितने भी ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, चाहे स्पेलिंग्स हो, मैच द कॉलम्स हो, ट्रांसलेशन हो, वो सभी मैंने यहाँ पे डिटेल में सभी के सोल्यूशन दिए हैं, ताकि आपको एग्जाम में जो है कोई भी गलती नहीं हो एंड सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएँ। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो डू कीप योर बुक्स विद यू, यानी आपकी जो बुक्स हैं पैनोरमा 1 ये साथ में रखो। जहाँ खत्म हुए थे क्वेश्चन आंसर, उसके बाद आता है ये पार्ट। इस पार्ट को बेटा एग्जाम में छोड़ के मत जाया करो। मुझे समझ नहीं आता, बच्चे तुम लोग बातें दोनों करते हो, कहते हो कि मैम पढ़ें कैसे, ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ये पढ़ा दो, लेकिन बुक को पूरी तरह से पढ़ के नहीं जाते हो। बुक में पोएम पढ़ ली, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी चलो देख लिए, ये मत भूला करो, ग्रामर सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब जैसे तुम लोग को बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो एक सेक्शन है आता है एमसीक्यू। अब उस एमसीक्यू में तुमसे जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछते ही हैं, लेकिन ग्रामर, स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग भी तो पूछते हैं। सो वही हमें यहाँ सॉल्व करना है। सो अपनी पेंसिल हाथ में रखो और मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ। जहाँ गलतियाँ कर रहे हो उसको या तो स्टार मार्क कर लो या सर्कल कर लो कि इस चीज़ को आपको फोकस करना है। चलो बिगिनिंग विद वर्ड स्टडी। पहली एक्टिविटी है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। स्पेलिंग तो हमें पता ही है, इंग्लिश की स्पेलिंग्स सबसे महान काम है, याद कर ली तो आज ऐसा लगेगा कुछ बहुत अचीव कर लिया है कि नहीं। स्पेलिंग में बड़े ही परेशान होते हो यार तुम लोग। तो स्पेलिंग्स में ये 5-6 स्पेलिंग हैं जो कि तुम्हारी कविता से ली गई हैं। अब एटलीस्ट आज की तारीख में पलक मैम के साथ ये 6 स्पेलिंग भी याद करोगे ना, इनफ है, ठीक है। तो ऐसे डे बाय डे धीरे धीरे ही करके आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो ये सभी वर्ड्स पोम में से लिए गए हैं। पहला वर्ड देख के समझ आ रहा है, पैंडर लिखा है, बट ये होगा पॉन्डर। पॉन्डर लिखा था पोम में वर्ड। पॉन्डर यानी किसी चीज के ऊपर सोच विचार करना, थिंक करना। तो याद कीजिए लिंकन जी कहते हैं उनकी टीचर को कि आप मेरे बेटे को ये भी सिखाएं, कुछ क्वाइट टाइम दे, ताकि वो इस दुनिया की मिस्ट्री पे भी पॉन्डर कर सके, यानी सोच सके। चलो नंबर 2, एनवी। एनवी का मतलब होता है जेलिस या जलन, बट एनवी की स्पेलिंग में आई नहीं आता है, लास्ट में वाई आता है। ENVY, एनवी। एनवी मीन्स जेलिस, किसी से जलन होना, ईर्ष्या होना, है ना, जो कि एक बहुत ही बुरी हैबिट है, बुरी क्वालिटी है, बिल्कुल भी मत रखना है इसको अपने पास, ठीक है। चलो नंबर 3 इज मिस्ट्री। मिस्ट्री यानी रहस्य, जो मिस्ट्री हमें फिल्म्स देखना बहुत पसंद है। तो मिस्ट्री में बेटा MYSTERY, ये होगी करेक्ट स्पेलिंग मिस्ट्री की। MYSTERY मिस्ट्री। कोई स्पेलिंग गलत कर देते हो तो उसको कॉपी में एटलीस्ट 5 बार लिखो। वही बच्चों जैसे जो भी रॉन्ग स्पेलिंग्स हो उसे 5 टाइम्स अपनी नोटबुक में जरूर लिखें, ठीक है। चलो नंबर 4 इज ब्रेन। ब्रेन यानी दिमाग के लिए कहा गया है, BRAIN, ब्रेन। नंबर 5 वर्ड है मॉब। एक मैप होता है, और अगर आप पोम के अकॉर्डिंग बात करें तो ये मॉब होगा वर्ड। मॉब यानी जिसे हम बोलते हैं एक ऐसा क्राउड जो किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहा हो या दंगों के लिए लड़ रहा हो, तो वो भीड़, उसे मॉब कहते हैं। एंड नंबर 6 इज पेशेंस। पेशेंस यानी जिसे हम कहते हैं सब्र कर, है ना, सब्र का फल मीठा होगा, तो पेशेंस इज सब्र। लेकिन पेशेंस में एस नहीं आता है, क्या आता है, सी आता है, PATIENCE, पेशेंस। ओके, आई होप इट इज क्लियर। स्पेलिंग्स 6 एटलीस्ट आज याद करके जाओगे। ऑलराइट, चलो भाई आगे आ जाओ नेक्स्ट एक्टिविटी पे। नेक्स्ट एक्टिविटी भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मार्क माय वर्ड, एग्जाम में सिनोनिम एंटोनिम पूछते ही हैं। सिनोनिम बेसिकली क्या होते हैं बेटा, अपन हिंदी में जिन्हें पढ़ते हो, हिंदी व्याकरण पढ़ते हो कि नहीं, पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, या फिर वर्ड विथ सेम मीनिंग, एस से एस याद रखेंगे, एस से सिनोनिम, एस से सेम, यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ सेम होता है। तो जैसे पहला वर्ड है बिग। बिग यानी बड़ा,
तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ह्यूज। दोनों का मतलब सेम ही होता है, यानी बड़ा। ठीक है। नंबर 2 एनिमी, एनिमी यानी दुश्मन, तो दुश्मन को तुम ओपोनेंट भी कह सकते हो। नंबर 3 इंजॉय, इंजॉय यानी मजे करना, सो ये क्या हो जाएगा? रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब ये होता है मजे करना, खुशियां मनाना। नंबर 4 वंडर, वंडर यानी फैसिनेटेड यानी किसी चीज का बोलते हैं ना आश्चर्य करना। जैसे यहाँ पे लिंकन जी ने कहा था वंडर ऑफ बुक्स, यानी बुक्स का आश्चर्य, या फिर आप कह सकते हो फैसिनेशन ऑफ बुक्स, एक ही बात है। ठीक है। नंबर 5 हाउल, हाउल यानी बहुत जोर से चिल्लाना, रोना, तो हाउलिंग या फिर क्राइंग कह सकते हो। ठीक है। हाउल करना होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं एक साथ लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। ठीक है। सो ये हो गए सिनोनिम। सिनोनिम याद रहेंगे। सिनोनिम एंटोनिम में कंफ्यूजन मत रखना। सिनोनिम एस से एस याद रखो। क्या बोला मैम ने? एस से एस याद रखो। सिनोनिम यानी सेम। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। नाउ आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि आपकी पोम में से ही हैं, उन्हें पढ़ते हैं। टीच हिम टू सेल हिज ब्रॉन एंड ब्रेन टू द हाईएस्ट बिडर्स बट नेवर टू पुट अ प्राइस टैग ऑन हिज हार्ट एंड सोल। यहाँ पे बेटा एक वर्ड हाईलाइट किया गया है ऑन। ऑन यानी पर, यानी अगर मैं हिंदी में बोलूं ऑन का मतलब होता है पर, तो यहाँ पे आपको एक मैं कंक्लूजन दे देती हूँ। कहना चाहते हैं लिंकन कि मेरे बेटे को सिखाओ कि वो अपना जो टैलेंट है, अपनी स्किल्स हैं, अपने स्ट्रेंथ हैं, किसको बेचे, यानी बेचे का मतलब यहाँ पे है टू द हाईएस्ट बिडर्स, यानी ऐसे लोग जो हायर करें, बहुत ज़्यादा उनको कीमत दें उसकी, है ना, अच्छी जगह पे वो काम करे, लेकिन अपनी दिल और अपनी आत्मा पर, ऑन यानी पर, कोई प्राइस टैग नहीं लगाए, यानी उसकी कोई कीमत नहीं रखें। ओके, सो यहाँ पे ऑन वर्ड बेसिकली क्या है? ऑन वर्ड एक प्रेपोजिशन है। आगे दूसरी लाइन में भी हम देखेंगे, टीच हिम टू क्लोज हिज ईयर्स टू अ हाउलिंग मॉब एंड टू स्टैंड एंड फाइट इफ ही थिंक्स ही इज राइट। यानी आप उसे ये भी सिखाइए कि अपने कान बंद करे एक हाउलिंग मॉब पे, यानी ऐसे लोग, ऐसी भीड़ भाड़ जो लड़ाई कर रहे हो लेकिन वो गलत हो, एंड अगर वो तुम्हें बहुत फोर्स कर रहे हो तो उसको सिखाओ कि वो अपने कान बंद कर दे, और अगर उसे लगता है वो सही है तो वो अकेला खड़े होके लड़े। तो अभी हमें यहाँ फोकस पोम की लाइंस पे नहीं करना है, हमें फोकस करना है इन दो वर्ड्स पे, ऑन पे और टू पे। ऑन एंड टू बेसिकली ये दोनों क्या है? ये दोनों ग्रामर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, प्रेपोजिशन। लेकिन ग्रामर में एक कंसेप्ट याद रखो, जितना पढ़ो उतना कम है। तो ग्रामर को जितने वीडियो में मैं बताती रहती हूँ, हर बार सुनो, ऐसा नहीं अरे पहले सुन लिया था आ गया हो, एग्जाम टाइम में फिर भूल जाओगे। ठीक है। सो ऑन एंड टू क्या है? ऑन एंड टू आर बेसिकली प्रेपोजिशंस। सो फर्स्ट एग्जांपल में किसके बीच में रिलेशन बताया है? ऑन ने प्राइस टैग और हार्ट एंड सोल के बीच में, एंड सेकंड में टू ने किसके बीच में रिलेशन बताया है? इज हिज ईयर्स एंड अ हाउलिंग मॉब के बीच में। सो सच वर्ड्स यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप between noun or pronoun and other words in a sentence is called a preposition। अब बोलोगे मैम थ्योरी में तो बहुत ही कंफ्यूजन आता है। सिंपल सी तुमको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये पहले अपन ने लाइन पढ़ी थी, एक ले लो तुम प्राइस टैग और एक ले लो हार्ट एंड सोल। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो टाइप के वर्ड्स आपकी फॉर्म में यूज किए गए हैं। ऑन वर्ड क्या कर रहा है? एक रिलेशन, बेटा एक रिश्ता बता रहा है ना, कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऑन प्राइस टैग ऑन हार्ट एंड सोल। मैं इन भी कह सकती थी, मैं अंडर भी कह सकती थी, ओवर पर मैंने क्या कहा? ऑन हार्ट एंड सोल। अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, टू अ हाउलिंग मॉब, यानी टू क्लोज हिज ईयर्स, उसके कान बंद करे, टू अ हाउलिंग मॉब। तो ये दो वर्ड अलग अलग थे, इनके बीच में रिश्ता जोड़ा टू ने लगा के, तो ये क्या है? एक प्रेपोजिशन है। तो सिमिलरली प्रेपोजिशन क्या होते हैं? नाउन यानी संज्ञा, और बाकी दूसरे शब्द के बीच में एक रिश्ता जोड़ते हैं। ठीक है, या फिर यूजुअली पोजीशन या डायरेक्शन बताते हैं। मैंने हमेशा कहा है प्रेपोजिशन नाम में देखा करो, नाम पे बहुत फोकस किया करो, है ना। जब एग्जाम में कुछ नहीं याद आता है तो ये ट्रिक्स ही याद आती है। प्रेपोजिशन वर्ड दिख रहा है, पोजीशन क्या बताता है? किसी चीज की पोजीशन बताता है, टाइम बताता है, या प्लेस बताता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसी से हम, जैसे मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, द कैट इज डैश द टेबल। बच्चों वाली एक्टिविटी है, बचपन में करते थे। अब यहां मैंने लिखा है बिल्ली है मेरे पास, सही में नहीं है पर वैसे बता रही हूं। एक कैट है, द कैट इज डैश द टेबल। कैट टेबल के किसी तो तरफ है, लेकिन ये वर्ड मैं खा गई हूं। अब तुम क्या सोच सकते हो? टेबल के नीचे भी हो सकती है मैम,
ऊपर भी हो सकती है, साइड में भी हो सकती है कि नहीं। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा जिससे सब क्लियर हो गया, मैंने लिख दिया अंडर, यानी क्या, द कैट इज अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे है, तो इधर उधर मत देखो, टेबल के नीचे देखो। विच मीन्स क्लियरली इस एक शब्द में हमें क्या बता दी, पोजिशन बता दी, किसकी, हमारे नाउन की। तो देखो इन दो वर्ड्स को ये रिलेट करता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। जैसे आपको कुछ बेटा एग्जाम्पल दिए गए हैं, अबव, अंडर, बिलो, अबव यानी ऊपर, अंडर नीचे, बिलो भी नीचे हो गया, ये सब क्या है, प्रेपोजिशंस हैं प्लेस ऑफ पोजिशन के। टूवर्ड्स, टू और फ्रॉम ये डायरेक्शन का है, दैट आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल, या आई एम गोइंग फ्रॉम भोपाल टू पटना। एंड कुछ डायरेक्शन एंड कुछ टाइम वाले होते हैं, ऑन, एट, अंटिल, है ना। जैसे द मूवी विल स्टार्ट एट शार्प 5 PM, तो एट वर्ड आया, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको जो है सिंपली कुछ और प्रेपोजिशन ढूंढने हैं अपनी पोम से एंड उनके आपको बताने हैं, सेंटेंसेस में यूज करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है जो कि आप लोग खुद कर सकते हैं। लेसन में जहां भी तुमको ऑन, टू, एट, अंडर दिखे उसको अंडरलाइन कर लेना। चलो ट्रांसलेशन आता है, सब समझ गए पलक मैम, लास्ट एक्टिविटी है ट्रांसलेशन, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, पुट 3 स्टार्स ओवर है बिकॉज एवरी टाइम आपके पेपर में ट्रांसलेशन पूछा जाता है। अब ट्रांसलेशन इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश भी हो सकता है, इंग्लिश टू हिंदी भी हो सकता है। इस वाली एक्टिविटी में आपको बेटा हिंदी में वर्ड दिए हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करता है, और इसमें बोलते हैं मैम बहुत दिक्कत है, मैम कैसे ट्रांसलेट करें, गलतियां कहाँ करते हो, पहले ही बता रही हूँ। देखो तुमको गलती बताने वाला मिलना चाहिए, मैं मिली हूँ तो समझो ना बात को कि भाई गलती करते कहाँ हो। ये आखिरी में जो शब्द आते हैं ना, इनमें यहाँ पे लिखा है तुम्हें अंग्रेजी सीखनी होगी, या तुम्हें अंग्रेजी सीखना होगा, या सरकार को अंग्रेजी अनिवार्य करनी होगी, होगी, होगा, करना था, करनी थी, यानी टेंस पे ध्यान दिया करो, है ना। टेंस पे जैसे आज मान लो तुमको हिंदी अच्छी आती है, ठीक है, तुमसे हिंदी में कोई फॉरेनर आके बात करे, तुम उस पर हंसोगे ना कि भाई तुम गलत टेंस बोल रहे हो। तो यहाँ पे जब तुम इंग्लिश में टेंस गलत करोगे तो भी दिक्कत है कि नहीं, तभी तो मार्क्स काटेंगे। बोलो इंग्लिश के टीचर मार्क्स क्यों काट देता, बेटा टेंस सही से बोलो। अब जैसे तुम्हें अंग्रेजी सीखनी होगी तो यानी यू हैव टू लर्न इंग्लिश, सीखनी होगी यानी सीखनी ही है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे मैं शुड नहीं कह सकती थी, पता है क्यों, यही सवाल होता है मैम शुड क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि शुड एक सजेशन है, एक सलाह है कि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं कहा है, मैंने कहा तुम्हें अंग्रेजी सीखनी होगी, तो यानी यू हैव टू लर्न इंग्लिश, हैव यानी करना है तुमको ये काम, ठीक है। बात समझ आई, छोटे छोटे उस पे पॉइंट्स पे ध्यान दो ताकि ये सेंटेंस आए, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आए तुम लोग आराम से ट्रांसलेट कर दो, ठीक है। नंबर 2, सरकार को अंग्रेजी अनिवार्य करनी होगी, द गवर्नमेंट will have to make English compulsory, अनिवार्य यानी क्या होता है, कंपल्सरी, करनी होगी, बेटा आगे की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की, so will have to, ओके। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं मैम ऐसा मत करो, अंग्रेजी को अनिवार्य मत करवाओ, कोई बात नहीं भाई, सीख लेंगे हम तब तक अच्छी। चलो नंबर 3, रोजगार के लिए अंग्रेजी पढ़नी होगी, ये बात भी सही है भाई, वन हैज टू स्टडी इंग्लिश फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरी चाहिए अच्छी तो इंग्लिश कहीं ना कहीं हमको, देखो बेसिक और सही इंग्लिश तो सीखनी होगी, सो वन हैज टू स्टडी इंग्लिश फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट, ओके। आगे आए, चलिए नंबर 4, सभी लोग दयालु नहीं होते, नॉट ऑल पीपल आर काइंड। देखो यहाँ पे हमने शुरुआत कैसे की, नॉट ऑल पीपल, ठीक है, नॉट ऑल पीपल आर काइंड, दयालु को हम क्या कहेंगे, काइंड कहेंगे। चलिए नंबर 5, सभी बदमाश में एक नायक होता है, वाह भाई, तो ये पोएम की लाइन ही है, उसमें लिखा था है ना कि एवरी स्काउंड्रल हैज अ हीरो, सो देयर इज अ हीरो इन एवरी स्काउंड्रल। बोलोगे मैम ये अलग सा शब्द कहाँ से ले आए, बेटा पोएम पढ़ी थी उसमें वर्ड यूज था, ठीक है। स्काउंड्रल, स्काउंड्रल यानी जो बदमाश होता है, जो काइंड ऑफ विलन होता है, सो देयर इज अ हीरो इन एवरी स्काउंड्रल। अब ऐसे भी लिख सकते हो या फिर तुम ये भी लिख सकते हो, फॉर एवरी स्काउंड्रल देयर इज अ हीरो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, फॉर एवरी स्काउंड्रल देयर इज अ हीरो, क्योंकि मुझे याद है पोम में ऐसी लाइन लिखी थी, तो किसी को ये याद हो ये लिख देना या फिर वो भी ठीक है, ऑलराइट। चलो नंबर 6, बुराई में अच्छाई भी होती है, देयर इज गुड इन ईवल एज वेल, ईवल यानी बुराई होती है, अगर ईवल वर्ड याद नहीं आए तो बैड भी लिख सकते हो, लेकिन जिसको बहुत बढ़िया मार्क्स चाहिए तो वो ईवल लिख के आए, ठीक है, ईवल याद रखो वर्ड, देयर इज गुड इन ईवल एज वेल।
अच्छा, एज वेल क्यों यूज किया है? क्योंकि भी यूज किया है। देखो हिंदी में भी बोला तो इसमें हमें एज वेल बोलना पड़ेगा। नंबर 7, प्रत्येक दुश्मन में एक दोस्त होता है। इन एवरी एनिमी देयर इज अ फ्रेंड। ठीक है, ये तो सही बात है भाई। चलिए आगे आते हैं। नंबर 8, उसे आराम से अंग्रेजी सीखने दें। लेट हिम लर्न इंग्लिश कंफर्टेबली। उसे आराम से अंग्रेजी सीखने दें। ठीक है, तुम सब भी आराम से अंग्रेजी सीखो। आराम का मतलब नहीं है लेट के अंग्रेजी सीखना है, यहाँ आराम का मतलब है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलो। अगर पढ़ा सकते हैं तो किताब के महत्व के बारे में बताएं। इफ यू कैन टीच देन टेल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बुक। यहाँ पे एक फोकस करना, कॉमा का बड़ा इंपॉर्टेंस है बेटा। कॉमा सोच समझ के लगाना है। कॉमा यानी जहां पॉज आना है, हल्का सा, है ना, पॉज लेके बोलना है। इफ यू कैन टीच, अगर तुम पढ़ा सकते हो, देन टेल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द बुक। नंबर 10, मेरे भाई को अंग्रेजी सीखने की कोशिश करने दें। लेट माई ब्रदर ट्राई टू लर्न इंग्लिश। करने दे में यानी लेट आपको वर्ड यूज करना है यूजुअली। लेट हिम डू दिस, लेट हिम डू दैट, यानी उसे करने दो। सो लेट माई ब्रदर ट्राई टू लर्न इंग्लिश। कोशिश के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है? ट्राई। सो इस टाइप से आप जब ट्रांसलेट करो तो 2 बार आप अपनी हिंदी की लाइन को पढ़ो एंड देन इंग्लिश को पढ़ो। ठीक है, एंड जहां भी आपको लगता है मिस्टेक आती है उसे जरूर से करेक्ट करें। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है? चलिए, सो विद दिस वी एंड द ग्रामर सेक्शन ऑफ पोएम नंबर 8। होपफुली आपको जो है छोटी छोटी चीज़ें इधर से सीखने को मिली होंगी, एंड चीज़ें सीखने को मिली हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड जितने भी क्लास 9 के दोस्त हैं आपके बिहार बोर्ड के, सभी के साथ शेयर किए, क्योंकि भाई फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन तो सबको मिलनी चाहिए, राइट। सो भाई आप लोग अच्छे से सभी वीडियोज़ देखें। डिस्क्रिप्शन में जो है नोट्स की भी लिंक दी गई है, आप नोट्स भी खरीद सकते हैं हमारे यहाँ से, एंड प्लेलिस्ट की भी लिंक है। सो कीप वॉचिंग, एंड इसी के नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम नंबर 8 के MCQs को कवर करेंगे। सो सी यू ऑल टिल देन, गुड बाय।